नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह एजेंसी हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में जानी जाएगी। यह जानकारी कुलपति प्रोफेसर KP सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह सोसाइटी एक राज्य सहायता प्राप्त जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के रूप में काम करेगी। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति, सोसाइटी के अध्यक्ष तथा दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र के नियंत्रक अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। इसके बाद प्रदेश व हरियाणा से बाहर जैविक उत्पादों के विपणन व निर्यात में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी व दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र आपस में साथ मिलकर काम करेंगे। कोरोना संक्रमण की महामारी को गंभीरता से नहीं लेने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर हरियाणा सरकार के गृह ACS यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से इस पूरे मामले में एक आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब डिजास्टर मैनेजमेंट के मामलों में जिला अटारनी नहीं बल्कि प्रदेश भर के थाना प्रभारी खुद ही केस दर्ज कर कार्रवाई करने में सक्षम है। यहाँ पर यह भी बता दें कि राज्य में जिला अटारनियों के पास में पहले से ही कई तरह के कामकाज का बोझ रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा गृह विभाग ने यह पावर सीधे ही थाना प्रभारी को देने का फैसला किया था। अब से पहले पावर केवल जिला अटारनी के पास होती थी। पुलिस अधिकारियों को एक्शन लेने में समय लगता था, लेकिन थाना प्रभारियों को हैंडओवर हो जाने के बाद में अब इसका उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं है। वैसे भी कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा माना गया है। आने वाले वक्त में कोई भी नियमों को नहीं मानने, शांति व्यवस्था बिगाड़ने के साथ ही समय समय पर जारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने वाले सीधे ही नपेंगे। अब थाना प्रभारी निरीक्षक ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी JJP गठबंधन सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि या तो सरकार धान बुआई पर पाबंदी का फैसला वापस ले, नहीं तो प्रदेशव्यापी किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे। सरकार को भाजपा या जसपा नेताओं के जरिए गलत बयानबाजी करवाकर किसानों को बहकाने के बजाय अपने तानाशाही फैसले के बारे में सोचना चाहिए। आज फतेहाबाद, कैथल और कुरुक्षेत्र समेत प्रदेश भर का किसान सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। फतेहाबाद में किसानों ने अपने ट्रैक्टर सड़कों पर उतारकर और शाहबाद में भाकियों ने बड़ी पंचायत करके अपना आक्रोश जाहिर किया है। सरकार को समझना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जहां पूरा देश घरों में दुबका हुआ है, वहीं किसान 46 डिग्री तापमान में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि वो कितना मजबूर होगा, लेकिन किसानों की गुहार सुनने के बजाय सरकार राजहट पर कायम है। किसान जब प्रदर्शन के लिए फतेहाबाद कूच कर रहे थे तो उसी दौरान डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला रास्ते में भूना बाईपास पर मिले और उन्होंने किसानों से बातचीत कर इसकी समस्या जानी। किसानों से बातचीत के दौरान डिप्टी CM ने हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने किसानों से कहा कि किसने कहा है कि धान बिजाई पर रोक है, यह रोक सिर्फ पंचायती जमीन पर है। उन्होंने किसानों से कहा कि कांग्रेसियों के पीछे लगकर प्रदर्शन न करें। सरकार द्वारा धान बिजाई पर रोक सिर्फ पंचायत की जमीन के लिए है। आप सब जाओ और खेत में धान बिजाई की तैयारी करो। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU की 1 से 30 जून तक छुट्टी है। इसके बाद विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं शुरू करेगा, लेकिन उससे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन कोरोना नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय करेगा। इसके लिए बाकायदा सेफ्टी कमेटी ने एक प्रपोजल तैयार कर लिया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के सभी भवनों के मेन गेट पर सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीनें लगेंगी। मशीन कहां स्थापित करवाई जाएंगी, इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि विश्वविद्यालय में कोई भवन ऐसा न रहे जहां सेंसर युक्त सैनिटाइज मशीन न लगी हो। कुलपति ने कहा कि इसके अलावा कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय संभव होंगे वह करवाए जाएंगे। चूंकि 1 जुलाई से परीक्षाएं भी शुरू करवाई जा सकती हैं, ऐसे में यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी संक्रमण को लेकर ज्यादा बढ़ेगी। परीक्षा किस तरीके से आयोजित की जाए ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। हरियाणा एवं पंजाब में सोमवार को मौसम काफी गर्म रहा। दोनों राज्यों में हरियाणा का नारनौल सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार हरियाणा के हिसार में दिन में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं भिवानी में पारा 43.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हरियाणा और पंजाब में गर्म लू जारी रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार
अनुसार उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है। IMD ने रविवार को उत्तर भारत के लिहाज से 25-26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिन से जबरदस्त गर्मी है और कहीं कहीं तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लद्दाख सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के नजदीक अलग अलग स्थानों पर चीन ने 5000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। भारत भी इसी अनुपात में यहाँ अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। भारत दूसरे इलाकों में भी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहा है ताकि चीनी सेना वहां से अतिक्रमण न कर सके। चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा है। दौलत बेग, ओल्डी और इससे जुड़े इलाकों में भारतीय सेना की 81 और 114 ब्रिगेड चीनी सैनिकों को रोकने के लिए तैनात है। सेना की मदद से यहाँ सैनिकों को हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा है कि चीनी सैनिक और भारी गाड़ियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ पेंगोंग तसो झील और फिंगर एरिया में भारतीय क्षेत्र तक आ पहुंची हैं। गलवान नाला एरिया में चीनी भारतीय पोस्ट KM 120 से 10 से 15 किलोमीटर दूर तक आ गए हैं और टेंट गाड़ दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि चाइनीज भारतीय ठिकानों के सामने रोड बना रहे हैं। भारतीय पक्ष ने इस पर आपत्ति भी जताई है, लेकिन इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी रखा है। गलवान इलाके में भारतीय सेना एक पुल बना रही है जिस पर चीनी सैनिकों ने आपत्ति जताई है और सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। सूत्रों ने जोर देकर कहा है कि जिस तरह चीन ने सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ाई है, कुछ देर के लिए तो यह हैरान करने वाला था। ग्राउंड्स कमांडर और वरिष्ठ नेता टकराव को खत्म करने के लिए बीजिंग से बात कर रहे हैं, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये की वजह से अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने भारत की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में टिड्डियों के हमले ने इस साल लाखों हेक्टेयर में फैली फसलों को बर्बाद कर दिया है। इन टिड्डियों ने जयपुर को भी नहीं बख्शा। सोमवार को जयपुर में लाखों टिड्डियों के झुंड देखा गया है, जिससे लोग परेशान हैं। हजारों मील की दूरी तय करने वाली ये टिड्डे सऊदी अरब, पाकिस्तान के रास्ते जयपुर पहुंचे हैं। टिड्डियों का यह दल पहले ही पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कम से कम 5 लाख हेक्टेयर भूमि में फैली फसलों को नष्ट कर चुका है। टिड्डियों द्वारा बड़े पैमाने पर हमले से श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, अजमेर, जयपुर और दौसा जैसे जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। राजस्थान बॉर्डर पर टिड्डी दल पहुंच गया है। हरियाणा में फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए राज्य कृषि विभाग ने कमर कस ली है। राजस्थान से साथ लगते जिलों में टिड्डी दल हमले को देखते हुए विभाग ने किसानों में इसके प्रति जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर गाँव में किसानों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। इसके लिए कृषि विभाग ने डॉक्टर अरुण कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। विभाग ने किसानों को खेतों से टिड्डी दल को भगाने के तरीके बताए हैं। अगर खेतों में टिड्डी दल आ जाता है तो किसान डीजे, थाली, ढोल, पीपे बजाकर उन्हें उड़ाने का काम करें। उन्होंने बताया कि टिड्डी के उड़ने की क्षमता 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका झुंड 200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। टिड्डी दल रात को झाड़ियों एवं पेड़ों पर विश्राम करता है। अगली न्यूज रेलवे विभाग से। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए विशेष अलर्ट है। अब से रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। लॉकडाउन के बीच रेलवे ने इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया था। यह नियम 24 मई 2020 से बुकिंग पर लागू हो गए हैं। हालांकि जो ट्रेनें 31 मई से चलेंगी उन पर प्रभावी होंगे। रेलवे ने अब विशेष ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन का समय 7 दिन से बढ़ाकर के 30 दिन कर दिया है। इसके अलावा इन ट्रेनों में किसी तरह की तत्काल बुकिंग नहीं होगी। RAC या वेटिंग लिस्ट वाले टिकट इन ट्रेनों के लिए जारी होंगे। हालांकि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। पहला चार्ट ट्रेन के प्रस्थान समय से लगभग 4 घंटे पहले जारी होगा, वहीं दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले बनेगा। पहले ये 30 मिनट पहले बनता था। पहले और दूसरे चार्ट के बीच करंट बुकिंग चालू रहेगी। यात्री काउंटर के अलावा पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, IRCTC के अधिकृत एजेंट और कॉमन सर्विस सेंटर से भी बुकिंग करा सकते हैं। रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि श्रमिक ट्रेनों के यात्रियों का कंट्रोल अभी भी संबंधित राज्यों के हाथ में रहेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने अपने कस्टमर्स के लिए नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है। इस प्लान की कीमत 2399 रुपए रखी गई है। BSNL का यह प्लान 600 दिनों की बम्पर वैलिडिटी के साथ आता है। मार्केट में इतनी लंबी वैलिडिटी वाला कोई दूसरा प्लान नहीं है। हालांकि इस प्लान में कोई डेटा बेनिफिट नहीं है, यानी यह प्लान उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है। BSNL के इस प्लान में 600 दिनों की बम्पर वैलिडिटी मिलती है, यानी यूजर इस प्लान में पूरे 600
600 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा ले सकता है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है, इसलिए कंपनी प्लान में कोई डेटा बेनिफिट नहीं दे रही है। 100 SMS रोजाना इस प्लान में यूजर को मिलेंगे। सबसे लंबी वैलिडिटी वाला प्लान 250 मिनट के डेली लिमिट के साथ आता है। जियो के इस तरह के नए प्लान की वैधता 365 दिन की है। इस प्लान में ग्राहकों को रोज 2 GB डेटा मिलता है। प्लान में जियो से जियो पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, वहीं अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 12,000 नॉन जियो मिनट्स मिलते हैं। इसके अलावा जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन और रोज 100 SMS मिलते हैं। एयरटेल के प्लान की कीमत 2,398 रुपए है। इसकी वैलिडिटी भी 365 दिन की है। इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS रोज मिलते हैं। हालांकि इसमें जियो से कम डेटा रोज यानी 1.5 GB डेटा मिलता है। वोडाफोन का प्लान भी बिल्कुल एयरटेल प्लान के जैसा ही है। क्या आपको यह अनुमान है कि एक स्पेलिंग की गलती 70 लाख किसानों पर इतनी भारी पड़ेगी? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कागजों में हुई इस गड़बड़ी से किसानों को करीब 4200 करोड़ रुपए की सहायता का नुकसान हो गया है। जब तक यह गलती ठीक नहीं होगी तब तक अब इतनी बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं मिल पाएगा। पीएम किसान स्कीम के आवेदनकर्ताओं के नाम और बैंक अकाउंट नंबर में गड़बड़ी है। बैंक अकाउंट और अन्य कागजों में नाम की स्पेलिंग भिन्न है, जिसकी वजह से स्कीम का ऑटोमेटिक सिस्टम उसे पास नहीं करता। पीएम किसान स्कीम के CEO विवेक अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ऐसी गड़बड़ी करने वाले आवेदक किसानों की संख्या करीब 70 लाख है, जबकि करीब 60 लाख लोगों के आधार कार्ड में गड़बड़ी है। मतलब स्कीम के पैसे के लिए अप्लाई करने के बावजूद देश भर के करीब 1.3 करोड़ किसान सालाना 6,000 रुपए के लाभ से वंचित हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 1.25 लाख किसानों का डेटा वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग पड़ा है। जब राज्य सरकार किसान के डेटा का वेरीफाई करके केंद्र को भेजती है तब जाकर किसान को पैसा मिलता है। पीएम किसान स्कीम का बजट 75,000 करोड़ रुपए का है। मोदी सरकार सालाना 14.5 करोड़ लोगों को पैसा देना चाहती है, लेकिन लाभ अभी 9.68 करोड़ किसानों को ही मिल सका है, जबकि स्कीम शुरू हुए लगभग 17 महीने बीत चुके हैं। और अब बात आज के इतिहास की। 1739 मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और ईरान के नादिर शाह के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। 1937 दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री मनोरमा तमिल अभिनेत्री का जन्म हुआ। 1946 अरुणा राय का जन्म हुआ। वो भारत की उन महिलाओं में से एक जो बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी हैं। 1972 विलेंड्रा नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया। 1983 बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार का जन्म हुआ। 2006 विज्ञान जगत में एक शोध के मुताबिक एड्स का विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले चिंपैंजियों से फैला है। 2013 मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर IPL T20 खिताब अपने नाम किया। 2014 भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में आज ही के दिन शपथ ली। 2017 KPS गिल का निधन हुआ। वो पंजाब के 2 बार पुलिस महानिदेशक DGP रहे थे।